हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर ओरिजिन ऑफ इक्विटी के बारे में ये वीडियो है। इक्विटी का इतिहास और इसका डेवलपमेंट काफी ही पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। इक्विटी लॉ जो है वो अचानक से किसी घटना के परिणाम स्वरूप सामने नहीं आया है, बल्कि ये काफी धीरे धीरे करके डेवलप होने वाला एक लॉ है। इक्विटी जो है वो ब्रांच है एक लीगल सिस्टम का, जो कि कहा जाता है न्याय प्रशासन से निकलने वाले नियमों और सिद्धांतों पर बेस्ड है। इक्विटी वहां काम में आता था जहां पर जो एग्जिस्टिंग लॉ है किसी भी कंट्री का, वो एडुकेट रिलीफ किसी पर्सन को नहीं दिला पाता था। इक्विटी लॉ का डेवलपमेंट हम लोग 3 पार्ट में बांट सकते हैं। पहला, जब इक्विटी लॉ रोमन लॉ के अंदर डेवलप हुआ। दूसरा, इंग्लिश लॉ के अंदर इक्विटी लॉ कैसे डेवलप हुआ। और तीसरा, इंडियन लॉ में इक्विटी लॉ कैसे डेवलप हुआ। आइए जानते हैं इक्विटी लॉ रोमन लॉ के अंदर कैसे डेवलप हुआ। रोमन लॉ में सुप्रीम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हुआ करते थे, जिन्हें पिक्टर के नाम से जाना जाता था। पिक्टर का जुरिस्डिक्शन वहीं तक सीमित था जहां तक लिखित कानून हुआ करते थे। रिटन स्टेटमेंट या रिटन फॉर्मूला हुआ करते थे, वहीं तक एक पिक्टर अपना जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल कर सकता था। जो जुडिक्स हुआ करते थे या फिर यूं कहें जो जज हुआ करते थे, वो बाउंड होते थे उस टर्म और फॉर्मूला से। जो भी जजमेंट्स दिए जाते थे या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हुआ करते थे, वो जस्ट सिविल या सिविल लॉ के टेक्निकलिटीज को ध्यान में रखकर किए जाते थे, और उनके जो फॉर्मूलाज होते थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। यूं कहें कि उनके जो सिविल लॉ हुआ करते थे उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। धीरे धीरे पिक्टर एक नया तरह का जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल करने लगा, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन के नाम से जाना गया। अब पिक्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल वहां करने लगा जहां पर ओल्ड जस्ट सिविल लॉ, जो उनका पुराना सिविल लॉ हुआ करता था, वो मोरली रॉन्ग करता था, या फिर उन ओल्ड जस्ट सिविल लॉ के द्वारा मोरली रॉन्ग देखा जाने लगा। वहां पर पिक्टर अपना ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करने लगा। ऑर्डिनरी एक्स्ट्रा जुरिस्डिक्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करने लगा। टाइम के साथ साथ पिक्टर उन मामलों और तरीकों में हस्तक्षेप करने लगा, लेकिन वो हस्तक्षेप नेचुरल लॉ को ध्यान में रखते हुए किया जाता था, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन का यूज काफी फ्रीक्वेंटली होने लगा। और एक नया तरह का प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस हुआ रोमन लॉ में, जिसको कि इक्विटी के नाम से जाना गया, जो कि साइड बाय साइड जस्ट सिविल या वहां का जो सिविल लॉ के साथ साथ चला करता था। इसी तरह जो स्ट्रिक्ट टेक्निकलिटीज थी सिविल जस्ट सिविल की,
वो धीरे धीरे करके इक्विटी के आ जाने से सॉफ्टन पड़ गई, मुलायम होने लगा, नरम पड़ने लगा। नेक्स्ट डेवलपमेंट जो हुआ इक्विटी लॉ का, वो इंग्लिश लॉ के अंदर हुआ। आइए देखें इंग्लिश लॉ के अंदर इक्विटी का डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। इंग्लिश लॉ में कहा गया है इक्विटी वो बॉडी ऑफ रूल है जो कि एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था इंग्लिश कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा। जुडिकेचर एक्ट 1873 और 1875 के आने से पहले और जिन कोर्ट के द्वारा इन लॉज को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था उन्हें कोर्ट ऑफ इक्विटी के नाम से जाना जाता था। ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इक्विटी जब हुआ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस में, इंग्लिश न्यायशास्त्र में, तो वो एडिशन माना गया कॉमन लॉ का। पहले से इंग्लैंड में कॉमन लॉ चला आ रहा था, अब धीरे धीरे इक्विटी लॉ उसमें एडिशन होते गया। अगर हम इंग्लैंड में इक्विटी लॉ के जुरिडिक्शन को ट्रेस करें तो हमें पता चलेगा कि उसका जुरिडिक्शन इनफ्लेक्सिबल था, अनियमितता थी उसके जुरिडिक्शन में, इनएडुकेसी था, अपर्याप्तता थी और कहीं पर एब्सेंस ऑफ रिलीफ देखा जाता था कॉमन लॉ में। तो वहां पर इक्विटी अपना रोल प्ले करता था। इंग्लैंड में इक्विटी को नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के दौरान टाइम टू टाइम ट्रेस किया जा सकता है। जो इंग्लैंड में लॉ था वो हाईली अफेक्टेड था और सेंट्रलाइज था नॉर्मन सिस्टम्स के अनुसार, नॉर्मन कानूनों के अनुसार। वही लॉ एडवर्ड फर्स्ट के टाइम पीरियड के दौरान कॉमन लॉ के नाम से जाने जाते थे। जो लॉ नॉर्मन सिस्टम के सराउंडेड थे, या यूं कहें नॉर्मल सिस्टम जिस तरह के लॉ को सेंट्रलाइज करके रखा था, उन्हीं को एडवर्ड फर्स्ट के पीरियड के दौरान कॉमन लॉ के नाम से जाना गया। कॉमन लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए 3 सेपरेट कोर्ट हुआ करते थे। ये सेपरेट कोर्ट 13th सेंचुरी के एंड तक रहे। पहला जो उनमें कोर्ट था वो किंग बेंच था, दूसरा द कोर्ट ऑफ कॉमन प्ले, समान दलीलों का न्यायालय, और थर्ड एक्सचेकर, राजकोष। तो 3 तरह का कोर्ट वहां कौन कौन था? एक राजा और रानी का जो बेंच होता था, जो भी राजा रानी डिसीजन सुनाया करते थे वो अपने आप में एक लॉ हुआ करता था। दूसरा एक्सचेकर, एक्सचेकर वो लोग हुआ करते थे जो पब्लिक मनी को कंट्रोल किया करते थे ब्रिटेन में या फिर ब्रिटेन के कुछ कंट्री में जहां ब्रिटेन का कब्जा हुआ करता था। तो एक्सचेकर के द्वारा जो भी लॉ बनाया जाता था वही कॉमन लॉ कहा जाता था। और लास्टली कॉमन प्ली, जो कि एडवर्ड वन के पीरियड के दौरान इस्टेब्लिश हुए थे इंग्लैंड में। ये 3 तरह के लॉज को कॉमन लॉ कहा जाता था इंग्लैंड में। कॉमन लॉ डिनोट करता है उस बॉडी ऑफ लीगल रूल्स को जिसका प्राइमरी सोर्स जो था वो इमेमोरियल कस्टम था।
और जिसका मेन सोर्स जो था वो जुडिशियल डिसीजन हुआ करता था। लेकिन कॉमन लॉ में कुछ कमियां थी। उन्हीं कमियों के कारण डेवलपमेंट या इमरजेंस हुआ लॉ ऑफ इक्विटी का इंग्लैंड में। वो कमियां क्या थी? पहला कमी जो कॉमन लॉ में था वो ये था कि कॉमन लॉ सिर्फ उन्हीं मामलों को कवर किया करता था जिनमें पहले से ही एक प्रॉपर रिट्स मौजूद हुआ करते थे। अगर कोई नया मामला आता था जिसके रिगार्डिंग में पहले से कोई रिट्स मौजूद नहीं थे, तो वहां पर कॉमन लॉ कुछ भी नहीं करता था। सिर्फ उन्हीं मामलों में जस्टिस किया जाता था जिनके लिए पहले से ही रिट मौजूद हुआ करते थे। जो दूसरी कमियां थी कॉमन लॉ में वो ये थी कि जो रिलीफ ग्रांट किया जाता था कॉमन लॉ के द्वारा वो एडिक्वेट नहीं होता था, पर्याप्त नहीं होता था, और ना ही उस रिलीफ का कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाता था। तीसरी कमियां ये थी कि जो कॉमन लॉ था वो जागीरदारी काल का याद दिलाता था, पुराने समय का याद दिलाया करता था कॉमन लॉ। जो प्रोसीजर अपनाए जाते थे कॉमन लॉ के द्वारा वो डिफेक्टिव होते थे, दोषपूर्ण होते थे, अनसेटिस्फैक्टरी होते थे, असंतोषजनक और फॉर्मल होते थे। सिर्फ औपचारिक रूप से वो रिलीफ दिला पाते थे। और कॉमन लॉ जो था वो हार्डशिप क्रिएट करता था, कठिनाई पैदा करता था, कठिनाई का कारण बन जाया करता था। इन्हीं चार कारणों के कारण इंग्लैंड में धीरे धीरे करके इक्विटी लॉ का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया। 14वीं सेंचुरी का अंत होते होते कोर्ट ऑफ चांसरी को कोर्ट ऑफ कॉन्साइंस कहा जाने लगा और ये एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन की तरह उभर चुका था। 15वीं सेंचुरी में ट्रस्ट बनाने का प्रैक्टिस जो था वो काफी कॉमन हो चुका था और चांसरी जो था वो अपना कंसेंट देके ट्रस्ट बनाने की प्रक्रिया को एक्नॉलेज कर रहा था। फिफ्टीन सेंचुरी आते आते चांसरी के हाथ में एक बहुत बड़ा क्षेत्र आ चुका था जहां पर वो सब्सटैंटिव लॉ अपने हिसाब से बनाया सकता था या बनाया करता था। 16वीं सेंचुरी आते आते चांसरी जो था वो अब एक्सीडेंट्स, फ्रॉड, ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस के भी केसेस को देखने लगा इक्विटी के नाम पे या गुड कॉन्सेंस के नाम पे। अब 17वीं सेंचुरी में जाकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया कॉमन लॉ और चांसरी के बीच में, जिसमें कि चांसरी जो था वो सक्सेसफुली उस कॉन्फ्लिक्ट को ओवरकम करने में, काबू करने में समर्थ रहा। लॉर्ड नॉटिंगम जो थे वो 1673 में चांसलर बन गए थे और इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इक्विटी कहा गया। लॉर्ड नॉटिंगम के आ जाने से इक्विटी लॉ में एक निश्चित नियम और उदाहरण का एक नया युग आया और अब देश के अलग अलग पार्ट में इक्विटी एज ए
लॉ ऑफ लैंड रिकॉग्नाइज किया जाने लगा। 18th सेंचुरी में इक्विटी लॉ जो था वो एक डेफिनेट सिस्टम बन चुका था। इक्विटी लॉ से जितने भी रिलेटेड लॉज थे वो टेक्स्ट बुक में प्रिपेयर किए गए और उसमें पब्लिश कर दिए गए एज अ सब्जेक्ट ऑफ इक्विटी। 18th सेंचुरी का एंड आते आते लेजिस्लेशन जो था वो इक्विटी लॉ पे काफी इंटरफेयर करने लगा और इसी कारण से इक्विटी लॉ का एक्सपैंड जो था वो इंग्लैंड में रुक चुका था। 19th सेंचुरी आते आते 1873 तक इंग्लैंड में दो तरह के सेपरेट सीट हुआ करते थे जिनका की अलग अलग जुरिडिक्शन हुआ करता था। पहला कॉमन लॉज का कोर्ट जो कि एक्ट करते थे कॉमन लॉ पे। दूसरा चांसरी कोर्ट जो कि एक्ट करते थे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे। 1873 और 1875 में दो जुडिकेचर एक्ट्स आए। इन 1873 के जुडिकेचर एक्ट से दोनों तरह के जो डिफरेंट कोर्ट हुआ करते थे उन दोनों को मिला दिया गया, अमेलगेमेट कर दिया गया और एक नया तरीका का कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया जो कि अब दोनों तरीका का रेमेडी प्रोवाइड करने लगा, लीगल और इक्विटेबल दोनों ही तरह का रेमेडी अब सेम कोर्ट के द्वारा दिया जाने लगा। जो 1873 और 1875 का जुडिकेचर एक्ट आया उसके कारण फ्यूजन हो पाया इक्विटी और लॉ का। ओल्ड कोर्ट ऑफ चांसली और कॉमन लॉ के कोर्ट दोनों को एबॉलिश कर दिया गया और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एस्टैब्लिश किया गया जिसमें कि सेम जज जो थे वो एडमिनिस्ट्रेट करने लगे दोनों तरीका के लॉ को और इक्विटी को, दोनों चीज को। लेकिन कभी दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट होता था तो इक्विटी वहां पर प्रिवेल कर जाता था। आइए अब देखते हैं इक्विटी लॉ का डेवलपमेंट इंडियन लीगल सिस्टम में कैसे हुआ। हमारे हिंदू लॉ में ये शुरू से दिया हुआ है कि अगर कभी भी रूल ऑफ स्मृति और साम्य के बीच में, जो कि हिंदू लॉ में युक्ति विचार के नाम से जाना जाता था, दोनों के बीच में अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो तो उस केस में युक्ति विचार जो होगा यानी साम्य जो होगी वो प्रिवेल करेगी। हिंदू कानून जो था, हिंदू लॉ, वो कभी भी स्टैटिक रूप से डेवलप नहीं हुआ है, कभी भी स्थिर नहीं रहा है। उसका परिणाम स्वरूप साम्य जो है, इक्विटी की जरूरत समय समय पर इक्विटी के प्रिंसिपल्स को लाया गया, क्योंकि हिंदू लॉ एक पर्टिकुलर वे में डेवलप नहीं हो पाया था। इसी कारण से हमें इक्विटी के प्रिंसिपल्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था। जो बाद के स्मृतिकर्ता थे जैसे कि नारद और बृहस्पति, उन्होंने कैटेगोरिकली एक्नॉलेज किया है इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विटी का, और इस पर ही बृहस्पति कहते हैं कि डिसीजन शुड नॉट बी बेस्ड मेरली ऑन स्क्रिप्चुअल्स। निर्णय केवल धर्म ग्रंथों पर आधारित नहीं होना चाहिए। There would be failure of justice if principle based on reason are not followed। यदि कारणों पर आधारित सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाएगा तो न्याय की विफलता होगी।
इन्हीं सिद्धांतों को हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी के नाम से इंडिया में जानते हैं। कौटिल्य ने भी ऐसा ही बात कहा है। कौटिल्य के अनुसार अगर धर्म शास्त्र या धर्म पाठ और न्याय तर्क दोनों एक दूसरे के विपरीत पाया जाता है तो ऐसे में धर्म पाठ जो है वो विफल हो जाता है और जो न्यायिक तर्क है वो प्रबल होता है या प्रिवेल करता है। वहीं पर यज्ञ बल जो थे वो कारण और पाठ पॉसिबिलिटीज, यज्ञ बल जो थे वो रीजन और टेक्स्ट के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, इस बात की संभावना से इनकार कर देते हैं। उनके अनुसार शास्त्र में खुद ही ये बात दिया गया है कि समानता और की श्रेष्ठता, तर्क और समानता की श्रेष्ठता शास्त्र में खुद ही दी गई है। यज्ञबल का यह कहना था कि तर्क और समानता की श्रेष्ठता खुद ही हमारे शास्त्रों में दी गई है। मुस्लिम लॉ भी ओरिजिन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी को दूसरा दिखाता है। वहां पर इस प्रिंसिपल को कहा जाता था इतो हसन या फिर जस्टिस इक्विटी। अबू हनीफा जो कि सुन्नी सेक्ट में हनफी स्कूल्स के फाउंडर थे, उन्होंने कहा है कि यदि किसी विशेष मामलों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उदार नियम या न्यायिक प्राथमिकता पर न्यायाधीशों के विकल्प पर सदृश्य पर आधारित कानून के शासन को अलग रखा जा सकता है। कहने का मतलब किसी विशेष मामलों में आवश्यकता अनुसार लिबरल कंस्ट्रक्शन और जुडिशियल प्रेफरेंस को देखा जा सकता है और एनालॉजी को साइड हटाया जा सकता है। ब्रिटिश रूल्स के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए ब्रिटिशर्स के द्वारा लॉ कमीशन ने बहुत तरह का सब्सटैंटिव लॉ इंडिया में बनाया था और जजेस जो थे वो इन्हीं सब्सटैंटिव लॉ के हिसाब से अपना डिसीजन दिया करते थे। पर जहां कहीं भी कोई प्रोविजन ऑफ लॉ मौजूद नहीं हुआ करता था, वहां पे जजेस को रिकमेंड किया जाता था कि वे उन मामलों का निपटारण जो है वो प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्सेंस के हिसाब से किया करें। इंग्लैंड में जैसे कॉमन लॉ और कोर्ट ऑफ इक्विटी हुआ करता था, इंडिया में वैसा कोई डबल जुडिशियल सिस्टम नहीं हुआ करता था। इंडिया में जहां पर एग्जिस्टिंग लॉ मौजूद हुआ करते थे, वहां पर फैसला उसी एग्जिस्टिंग लॉ के द्वारा दिया जाता था और जिन मामलों में कोई लॉ मौजूद नहीं हुआ करता था, वहां पर जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसेंस के हिसाब से फैसला दिया जाता था। अगर कोई जगह पर किसी तरह का स्पेसिफिक लॉ उस पर्टिकुलर
पॉइंट पर नहीं हुआ करते थे, वहां पर जजेस इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसेंस के हिसाब से अपना फैसला सुनाया करते थे। नाइनटीन 47 में इंडिया आजाद होने के बाद भी इक्विटी के ट्रेडिशनल लॉ को फॉलो करता रहा या पालन करता जा रहा है। 1963 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा, जहां पर जो कि लॉ कमीशन का रिकमेंडेशन था कि पुराना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो 1877 का था उसको रिपील कर दिया जाए। 1963 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में मोस्टली जो इक्विटेबल कॉन्सेप्ट जो थे उसको अब कोडिफाइड कर दिया गया था और वो एक तरह का स्टैट्यूटरी राइट प्रोवाइड कर दिया गया था, जो कि पहले वाले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में पूरी तरह से डिस्क्रिशनरी रिलीफ था कि कोर्ट उसको ग्रांट करे या ना करे। तो जो पहले स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में एक तरह का इक्विटी लॉ चला आ रहा था उसको अब स्टैट्यूटरी लॉ में 1963 में कन्वर्ट कर दिया गया। वेरियस तरह के राइट्स जो थे उसको अब जो पहले इक्विटेबल रिलीफ दिए जाते थे अब उनको कोडिफाइड कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल दिस पर्टिकुलर सेक्शंस ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। अब इस कोडिफिकेशन के साथ साथ इक्विटेबल रिलीफ जो पहले मॉडिफाई अपने हिसाब से किया जाता था उसको मॉडिफाई करके स्टैट्यूटरी राइट में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि स्पेसिफिकली प्लीड किए जाते थे कोर्ट्स में और किए जाते हैं कोर्ट्स में, और उसको स्पेसिफिकली इन्फोर्स कराए जाने का प्रोविजन 1963 के एक्ट के में ला दिया गया। अब इसके कोडिफिकेशन के साथ साथ जो डिस्क्रिशनरी पावर था वो खत्म हो गया और ये एक तरह का स्टैट्यूटरी राइट्स बना दिया गया इंडिया में। और कोई मामला ऐसा हुआ करता था जो कि 1963 के स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर कवर नहीं किया जा सकता था, तो वहां पर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शन 151 का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि एप्लीकेबल है सभी प्रकार के सिविल कोड जो कि इंडिया में मौजूद हैं सभी पर। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 142 का प्रोविजन मौजूद है उसमें एपेक्स कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि वो जस्टिस करने के लिए कोई भी कदम उठा सकती है। उसी प्रकार क्रिमिनल मैटर्स में ऐसा इनहर्ट पावर नहीं दिया गया है, लेकिन कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स में भी सेक्शन 482 प्रोवाइड किया गया है, जहां पर कोर्ट को ये पावर है कि जस्टिस दिलाने के लिए वो किसी भी तरह का कदम उठा सकती है। इन सभी एक्टों के अलावा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी को लाया गया है, जैसे कि डॉक्ट्रिन ऑफ पेनल्टी एंड फॉरफीचर, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इक्विटेबल रिलीफ ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के भी कई सेक्शंस में इक्विटी के प्रिंसिपल को लाया गया है, जैसे कि सेक्शन 53A, सेक्शन 48 और 51। इंडिया में कभी भी इक्विटी के प्रिंसिपल्स को और लॉ को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए एक अलग अलग कोर्ट नहीं रहा गया है। इंडिया में मोस्टली लॉज जो हैं वो कोडिफाइड हैं, लेकिन अगर कहीं किसी पॉइंट पे स्पेसिफिक लॉ नहीं मौजूद है तो वहां पर कोर्ट्स जो है वो इक्विटी के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए इक्विटी, जस्टिस और गुड कंसाइंस के हिसाब से अपना फैसला दे सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इंडिया में भी हर कोर्ट एडमिनिस्ट्रेट करता है लॉ और इक्विटी को।
इससे ये बात क्लियर होता है कि इक्विटी जो है वो इसेंशियल है और सप्लीमेंट्री है लॉ का, जिसका कि एम था प्रिवेंट करना हार्डशिप और सिक्योर करना जस्टिस को। अब ये लॉ जो है वो एक डेफिनेट सिस्टम का पार्ट बन चुका है और ये किसी और लॉ के तरह ही पूरी तरह बाउंडेड है, बाइंडिंग इफेक्ट रखता है।